बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, हम लॉस्ट टॉपिक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाले टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे अहम टॉपिक आता है, वो है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? बेटे, ये दरअसल हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अगर समझें तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बॉन्ड के लिए ही पढ़ी हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वजह हो सकती है, लेकिन बॉन्ड को ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल, टाइप ऑफ बॉन्ड तो हमारा कुछ याद होगा, इस चैप्टर का नाम भी केमिकल बॉन्डिंग ही था कि हम एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो आज हम अपने सारी रीजंस पढ़ने के बाद इस जगह पे पहुंच गए हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड, एटम कितनी तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। बट इससे पहले कि मैं टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ मूव कर जाऊं, उससे पहले मैं इस चैप्टर को जब शुरू किया तो तब भी बॉन्ड को डिफाइन किया था मैंने और बॉन्ड समझाने की कोशिश की थी। और आज फिर मैं आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताने से पहले बॉन्ड बताना चाहता हूं कि ये बॉन्ड होता क्या है। बेटे, एक फोर्स, एक ताकत जो दो या दो से ज्यादा एटम को इकट्ठे जोड़े रखती है, वो ताकत जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, हम उस ताकत को बॉन्ड कहते हैं। यानी कि बॉन्ड इज द नेम ऑफ फोर्स विच होल्ड टू आर मोर एटम टुगेदर। मेरा ख्याल है कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास कोई दो एटम्स हैं और उनको हम किसी भी फोर्स के ज़रिए आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, किसी भी फोर्स के ज़रिए उनको हम जोड़ के रखते हैं, तो वो क्या कहेंगे? बॉन्ड कहलाएंगे। तो बेटा, अब ये जो ताकत होती है जो दो एटम को जोड़ती है, दरअसल वही हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कितनी तरह की हो सकती है या वो किस किस तरह से हो सकती है। यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से एटम आपस में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, मैं यहां पे आपको एक एक डेफिनेशन इसकी एक एक लफ्ज में बताता जाता हूं, आगे जाकर तफसील में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड, बेटे, आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे टू एन अदर, किसी दूसरे एटम को, और इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अगर ये दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो दैट इज आयोनिक बॉन्ड। बेटा, दूसरी टाइप कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये किस तरह से वजूद में आता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू एटम्स, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एटम्स। बेटे, अगर जिस तरह आयोनिक मैंने बताया है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को दे दे और उसकी वजह से जो बॉन्ड वजूद में आएगा उसे आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। लेकिन अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करने का मतलब क्या, मैं आपको किस तरह से ये बात समझा सकता हूं कि शेयर हम किस तरह से कहते हैं। देखें, अगर मेरे पास सामने बैठ के दो बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चे की किताब घर रह गई है और एक बच्चे के पास सिर्फ किताब उस वक्त मौजूद है, दो बच्चों में से किसी एक के पास किताब है लेकिन पढ़ने के लिए दोनों को दरकार है, तो अब जिसके पास किताब है वो दोनों के दरमियान में रख देगा किताब। तो वो किताब है तो उसी की, लेकिन दरमियान में आने की वजह से जिसके पास किताब नहीं थी वो भी उसी किताब से पढ़ रहा है और जिसकी किताब थी वो भी उसी किताब से पढ़ रहा है, कि एक ही किताब दोनों बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। तो इसको हम कहेंगे शेयरिंग।
तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करके बॉन्ड बनते हैं तो दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा तीसरी किस्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? देखें, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जा रहा था। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही एटम पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम क्या कर दे, शेयर कर दे, तो हम इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। बट इन सारे बॉन्ड्स को हम आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे, इनकी सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ इनका तारुफ करवा रहा था कि ये क्या होते हैं। बेटे हम इन थ्योरीज को पढ़ने से पहले ये बात समझ जाते हैं, और हम इन बॉन्ड को मुख्तलिफ थ्योरीज के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अहम जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमें लेवस ने कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था हर एटम का दूसरे एटम के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है जिसकी वजह से एटम बॉन्ड बनाता है, और वो रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एटम बॉन्ड बना रहा होता है। हम इसे लेवस कॉन्सेप्ट कहते हैं, और लेवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये 3-4 बॉन्ड थे जो हम डिस्कस करेंगे। आज जो मैं टॉपिक बॉन्ड डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपका आयोनिक बॉन्ड है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप थोड़ा सा भी जहन पे जोर डालें तो आपको ये बात बड़ी इजीली पता चल जाएगी कि आपने ये 9th क्लास के अंदर भी बड़ा डिटेल्ड में आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द लेवस थ्योरी, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन or electrons from the atom with the low ionization energy to another atom with the higher electron affinity। अब जरा ये कैटेगोरिकली एक डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। वो कहते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे मैं पहले आपको इंट्रो में बता रहा था। एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम विद द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और कहता है ये यूजुअली होगा क्या कि ऐसे एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने का मतलब क्या है कि वहां ऐसे एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इट मीन वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल सकता है। तो ऐसा एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड टू अनदर एटम, और दूसरे एटम में चला जाएगा, और वो दूसरा एटम कौन सा होगा, विद हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एटम को ज्यादा आसानी के साथ अपने अंदर दाखिल कर सकता है। यानी कि अगर मैं इसको आपको एक आसान लफ्जों में बताना चाहूं तो वो ये कह रहा है कि एक ऐसा एटम जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता था वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दाखिल हो सकता था उसमें दाखिल हो जाएगा। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ये स्टेटमेंट है आयोनिक बॉन्ड की जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। इन एनर्जी टर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आर हायर एनर्जी स्टेट देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा अब ये रीड आउट अब करिएगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ से एक दो चीज़ें हैं वो दिखा के और टॉपिक पर चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है इन चीज़ों का आपको पता है। ये देखें जी, ये पोटाशियम है आपके सामने, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2881 होती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसे एनर्जी देंगे कितनी जी, 419 किलो जॉल पर मोल। अगर पोटाशियम को 419 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देंगे तो ये वाला जो बाहर वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से लूज कर जाएगा, और लूज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, और पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है वो ये हो जाएगी कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि शेल स्टेबल हो जाएगा, और पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर का तीसरा आर्टिकल आइन पढ़ा था, और उस आइन में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम उसे कैटाइन बोलते हैं। लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव पोटाशियम का कैटाइन बन गया है। हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पोटाशियम से आपने एनर्जी देनी है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, और पोटाशियम के ऊपर चार्ज क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम इज देयर? और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। आगे चलते हैं जी। अब आगे चलें तो ये क्लोरीन है,
इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो अब ये वाला वो इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने निकाला था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन में दाखिल होगा इस 7 वाली में, तो इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के ऊपर बेटा जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई है, और जो एनर्जी बाहर निकली है वो -349 किलो जॉल पर मोल है। बेटा देखो इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और आपके पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज आया था जी, पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ रहे हैं? इन्होंने अब वो डायग्राम दिखाई नहीं है, लेकिन आप ये बात समझिएगा कि ये एक पोटाशियम पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये पोटाशियम पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू द अपोजिट चार्ज। अब अगर आप इस क्लोरीन को इस पोटाशियम के पास ले आएंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और बेटा इस कंबाइन होने की वजह से ये पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये यहां पे लिखा हुआ है KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KCl। ये लाइन आप कुछ और लिखे, ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन क्या बन जाएगा, KCl। अब पोटाशियम और क्लोरीन मिल गए हैं, तो अब इन दोनों के दरमियान में फोर्स है, ये पोटाशियम क्लोराइड बन गया है, तो अब ये फोर्स जो इन दोनों को जोड़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। हम इसे क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। अब बेटा याद रखो, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो एटम आपस में मिलते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, हम उस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, लेटेस्ट एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 690 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। जब पोटाशियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो बेटे हमें इतनी एनर्जी क्या है हासिल हो जाएगी। उस एनर्जी का नाम क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी। बेटा इसी तरह हर वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 3 या 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, और हर वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे और ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। बेटा इसको आपने गौर से रीड आउट करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सिर्फ लास्ट लाइन जो है इस टॉपिक की अहम तरीन लाइन वो मैं ये बता देता हूँ। याद रखें, हमने जो आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, 100% कोई बॉन्ड भी आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। 100% कोई बॉन्ड भी आयोनिक बॉन्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आयोनिक है वो CSF है। ये 92% आयनिक करेक्टर रखता है, 100% कोई बॉन्ड करेक्टर नहीं रखता। इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। ये आसान सा एक टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई बात समझ में ना आए तो ऑनलाइन क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। अगला ये टॉपिक में हम इंशाल्लाह कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।